हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज मेरा ये दूसरा क्लास है। पहली क्लास आप हमारा देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो जाके पहला वाला क्लास हमारा देख लें कि मैंने कैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का जो सिलेबस है उसको मैंने कैसे चैप्टर वाइज अलग अलग करके डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उस क्लास को हम आगे आज बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले गाइस, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि जब हमारा एग्ज़ाम आता है पास में, तो हम छोटी छोटी जो गाइड होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उसको ले लेते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुविकल्पी होते हैं, हम लोग उसको रट लेते हैं। हम सिलेबस को टू द पॉइंट आज कवर करेंगे। टू द पॉइंट मतलब 0 से पूरा 100 कवर करेंगे, अच्छे से समझाते हुए कवर करेंगे। गाइस, होता क्या है कि जब हमारा एग्ज़ाम पास में आता है तो हम लोग जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न रहते हैं उसको ले लेते हैं मार्केट से बुक, वो रटना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि वो हमें कुछ समय के लिए तो याद हो जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि हम भूल जाते हैं। अगर हम कोई चीज़ अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, स्मार्ट स्ट्रैटेजी मतलब ये नहीं होता है कि एकदम कोई चीज़ को एकदम जल्दी जल्दी पढ़ के उसका शॉर्ट नोट्स में भी बहुत मेहनत लगती है। अगर हम चीज़ों को समझते हुए शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो हमारा ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो मेरी क्लास स्पेशली गाइस, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अंतिम 3 महीने में मैं कैसे अच्छे से तैयारी करवाऊँगी, ठीक है, अच्छे से आप लोग को समझाते हुए। तो क्लास आगे बढ़ाते हैं हम। आज का हमारा दूसरा क्लास है। आज हमारा दूसरा क्लास है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं टॉपिक लिख देती हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति। सिलेबस में होता क्या है कि हम डायरेक्ट आदिकाल से स्टार्ट कर देते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को छोटी छोटी हम छोड़ते चले जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न 1-2 नंबर के आ जाते हैं। तो हम आपको 0 से 100 पढ़ाने का आप धीरे धीरे देखेंगे कि मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल ही छोड़ देते थे एग्ज़ाम में, उसको भी हम कवर करेंगे अच्छे से। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धतियाँ। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में रचनाकारों को पढ़ना है। रचनाकार जो हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो है आत्मकथाएं, जीवनी हुई और नाटक हुए, उपन्यास हुए, सब रचा हुआ है। तो होता क्या है कि किस पद्धति पे उन्होंने इसका अनुसरण किया है, किस पद्धति पे इन्होंने अपना लेखन लिखा है, तो आज हम बताते हैं आपको। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल मिला के 4 पद्धतियाँ पढ़नी हैं। तो पहली है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है आपकी वैज्ञानिक पद्धति, तीसरी है आपकी कालानुक्रम पद्धति और चौथी है आपकी विधेयवादी पद्धति। गाइस, क्या है कि चारों हम आपको अच्छे से समझा देते हैं और इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस पद्धति का प्रयोग अपनी रचना में कौन से लेखक ने किया था। तो पहले हम आपको पद्धति बता देते हैं कि कौन सी पद्धति, सारी परिभाषाओं, चारों पद्धतियों की परिभाषाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला है आपका वर्णानुक्रम पद्धति। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वर्ण, स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्णानुक्रम पद्धति, स्वर और व्यंजन के आधार पे, ठीक है। इसमें क्या है, जो कवि और लेखक रहे हैं इस वर्णानुक्रम पद्धति। अब ये क्या होता है, इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्ण के क्रम के अनुसार दिया जाता है। नाम का क्रम मतलब जैसे कि कबीर हुए, केशव हुए, केदारनाथ सिंह हुए। अब इनका वर्णों का क्रम तो एक जैसा है, लेकिन अब कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए ये बिल्कुल अलग है। जैसे कबीर हुए,
कबीर आपके भक्त काल के कवि, भक्तिकालीन हुए, रीति काल के हुए, केशव प्रसाद मिश्र हुए, केदारनाथ सिंह आधुनिक काल के हुए। काल क्रम की दृष्टि से अलग है, लेकिन वर्णों के क्रम की दृष्टि से इसमें लिया गया है। इसलिए आपका वर्णानुक्रम पद्धति जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं किया है, ये हम असफल ही रहा है बिल्कुल। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय परिभाषा हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि मान लीजिए आप भूल गए से समझाते हुए, तो आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम के अनुसार दिया जाता है। उनके नाम के वर्ण के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, बस इतना आप समझने के लिए कीजिए, बाकी इसकी परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। एग्जाम में पूछा क्या जाएगा कि इस पद्धति का प्रयोग अपनी लेखन रचना में किस जो है कवि ने किया था। वर्णानुक्रम पद्धति का जो है प्रयोग 3 जन ने किया था, ये ही एग्जाम में पूछता है, यही इम्पोर्टेंट है। इसकी परिभाषा नहीं आती है, बस मैं समझने के लिए आप लोग को बता दी हूँ। वर्णानुक्रम पद्धति को जो है प्रयोग किए हैं सर्वप्रथम गारशा तासी हैं। ये एक फ्रेंच विद्वान है। इनकी पुस्तक है इतवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इनके बारे में हम आगे चल के इस टॉपिक के बाद हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे कि विदेशी भी हैं अपने, उनका जो है मतलब हम लोग अच्छे से उनका किस भाषा में रचना किए हैं, पुस्तकें कौन सी हैं, कितने संस्करण हुए, वो सब हम आपको डिटेल में इसके जो बाद वाली क्लास आएगी उसमें बताएंगे। अभी सिर्फ आप इनके नामों को याद कर लीजिएगा। गारशा पद्धति, दूसरा है मौलवी करीमुद्दीन, तीसरा है आपका शिव सिंह सेंगर। आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा आराम से। ये सब फैक्ट्स पूछ देता है, ठीक है। तो परिभाषा तो पूछती नहीं, जैसा कि हम बता दिए हैं। इसमें पूछेगा कि इस पद्धति का प्रयोग अपनी रचना में कौन से विद्वान किए हुए हैं। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारशा तासी है, मौलवी करीमुद्दीन है, शिव सिंह सेंगर है, ठीक। दूसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। आधा तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया। जैसे बचपन में हम लोग विज्ञान की परिभाषा पढ़ते थे ना, विज्ञान किसे कहते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ें हैं जो है। इसमें जो लेखक और कवि हैं उनका परिचय कैसे दिए, उन्होंने बहुत सारे तथ्यों का संकलन किया, ठीक है, कि ये कवि किस जगह के थे, इन्होंने किस प्रकार की रचना की, किस पे ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने ढेर सारे तथ्यों का संकलन किया। तथ्यों का संकलन करने के बाद उसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। अब जो ये वैज्ञानिक पद्धति है दोस्तों, ये ज़्यादातर सफल नहीं रही है, क्योंकि अब विज्ञान है, वहाँ विचार और तर्क वितर्क तो होना स्वाभाविक है। तो इससे कोई संतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा, इसमें हमेशा रिसर्च होते रहेंगे। तो ये पद्धति, हाँ ये है कि वर्णानुक्रम पद्धति थोड़ा सा ठीक रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये मतलब एक तरीके से दोषपूर्ण पद्धति है। इसकी भी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, पॉइंट में लिखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और बाकी साथ साथ आप हमारे साथ साथ इसकी परिभाषा और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। वैज्ञानिक पद्धति,
पहले क्या करते हैं, इसमें लेखक तथ्यों का संकलन करते हैं, कवियों का। तथ्यों का संकलन करने के बाद उन तथ्यों का क्रमबद्ध, उन तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, इसमें भी आपको परिभाषा बस समझ लीजिए, लिखना तो नहीं है। इसमें पूछता है कि इस पद्धति का प्रयोग अपनी रचना में किस कवियों ने किया। इसमें जो है आपके दो लोग थे, उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नगेंद्र। फिर उसके बाद आते हैं आपके गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी के साहित्य का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इन्होंने लिखा है। इसके बाद वाली क्लास में हम आपको सारे ग्रंथ बताएंगे, पूरा मतलब जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम सारा अच्छे से सीरियल वाइज कवर करवाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। तो ये आप लिखते चलिएगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। दूसरी पद्धति हो गई अब ये हम तीसरी पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी पद्धति क्या है दोस्तों? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में इसमें लेखकों एवं कवियों का परिचय ऐतिहासिक कालक्रम को आधार बनाकर किया गया। ऐतिहासिक कालक्रम मीन्स उनके जन्म तिथि को आधार बनाकर जो है क्रम के अनुसार हिंदी के साहित्य के इतिहास में उनको प्रस्तुत किया गया। इतिहास अब क्या होता है इसमें कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में कौन कौन से कवि रहे हैं? कालानुक्रम पद्धति में आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, और मिश्र बंधु। उसके बाद आ जाता है चौथा आपका विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, हिंदी के साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी पद्धति रही है। इस पद्धति में होता क्या है, इसमें जैसे कि इसका हम लोग अध्ययन 3 वर्गों में विभक्त करके करेंगे। 3 वर्ग में कौन कौन से हैं? क्षण विशेष है, जाति है और वातावरण। ठीक है, अब इसको क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका अनुसरण किया अपने हिंदी के साहित्य के इतिहास में। उनकी रचना है 1929 में जो रची गई थी विधेयवादी पद्धति। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपके पद्धतियाँ हम 4 बता दिए हैं, मेन इम्पोर्टेंट आपकी विधेयवादी पद्धति है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरे नंबर पे आपकी गणपति चंद्रगुप्त वाला कौन सा था? वो वैज्ञानिक पद्धति था। ये 2 पद्धतियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो आप एकदम रट ही लीजिएगा। बाकी सारी पद्धतियाँ आपको पढ़ना है। विधेयवादी पद्धति 3 वर्गों में विभक्त किया गया। कौन कौन से हैं वो 3 वर्ग? जाति, वातावरण और क्षण विशेष।
चारों पद्धतियों में जो विधेयवादी पद्धति रही है सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक सफल पद्धति रही है। इसका अनुसरण किस जो है लेखक ने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि 1929 में रचा गया था। ठीक है दोस्तों, अब जातिवातर और क्षण विशेष क्या है? इसमें क्या है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जनमानस की कह सकते हैं, क्योंकि जो विचारधारा है बदलता, मतलब जैसे कि कालक्रम की दृष्टि से आदिकाल की जो परिभाषा बताएंगे, इसमें राजाओं का वर्णन किया गया, फिर भक्ति आई, फिर रीति काल आए। मतलब राजाओं को जो है अपने दरबारी में कवि रखने का बहुत शौक था। फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में नई नई प्रवृत्तियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे नई कविता, समकालीन कविता। तो होता क्या है कि इसमें जो है जनमानस की विचारधारा के अनुसार वृद्धि होती गई। तो उसी आधार पे इनके जाति, वातावरण और क्षण विशेष को आधार बनाकर, इसमें मेन क्या है कि आपको याद करना है जनमानस बदलते युग परिवर्तन की दृष्टि को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जैसा कि हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियों में 4 पद्धति आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहली पद्धति बताए थे हम वर्णानुक्रम पद्धति, सबके हम रचनाकार बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस लेखक ने किया था? गारसा दत्तासी हैं, मौलवी करीमुद्दीन हैं, शिव सिंह सेंगर है। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? वैज्ञानिक पद्धति, उसका जो है अनुसरण किस कवि ने किया? वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने किया। तीसरा आपको मैंने बताया कालानुक्रम पद्धति में 2 लोग थे, एक मिश्र बंधु हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन है। चौथा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, विधेयवादी पद्धति। इसके आपके रामचंद्र शुक्ल हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी आप पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ये मैं बता देती हूँ आपको। वैसे सर्वाधिक रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, लेकिन 2 लोग और हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तीसरा है विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ताकि आप मेरी जो एक वीडियो आप तक पहुँचे वो अच्छे से आप रिवीजन करते चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी और इस क्लास को भरपूर सहयोग दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्रिय दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।